आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आज है 27 नवंबर, दिन है शुक्रवार और हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर। दिन भर की खबरों का पिटारा लेकर बैठा हूं आज तक रेडियो पर। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम है दिन भर, तो आप भी अपने कान हमारे हवाले कर दीजिए और सुनिए आज पूरे दिन क्या क्या घटा। आज सुबह से दिल्ली बॉर्डर और दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसका अपडेट लेंगे। फिर आपको सुनाएंगे बिहार सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की गुस्से भरी तनातनी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का हाल लेंगे, जहां कल जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं घाटी में। फिर मुंबई की बात भी होगी। सामना में सीएम उद्धव ने तेवर दिखाए तो कंगना रनौत को कोर्ट का सहारा मिल गया है। और आखिर में बात सिडनी वनडे की, जहां टीम इंडिया विशाल स्कोर के सामने ढह गई। कमी कहां रह गई, सुनेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस कुलदीप मिश्र से। देश अब तकनीकी तौर पर आर्थिक मंदी की चपेट में है। ये बात अब सरकारी आंकड़ों से साबित हो गई है। आज कोरोना वायरस संकट के बाद दूसरी बार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ गए। इस फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर था उसमें ग्रोथ -23.9% थी, जिसके मुकाबले दूसरे क्वार्टर में ग्रोथ रिकवर होकर -7.5% रही है। थोड़ी रिकवरी दिखी है, लेकिन अभी भी ग्रोथ नेगेटिव में है। अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ दिखाए तो उसे तकनीकी तौर पर मंदी की स्थिति कहा जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से मार्च निकाल रहे किसानों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन मिल गई है। आज हुए बवाल के बाद पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी। हालांकि किसान इस दौरान दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं जा सकेंगे और उनका प्रदर्शन पुलिस की देखरेख में ही होगा। वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 9 स्टेडियम्स को अस्थायी जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की मांग को नकार दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की मांग जायज़ है, ऐसे में उन्हें जेल में डालना ठीक नहीं है। संकट से गुजर रहे लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया बैंक में विलय को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लक्ष्मी विलास बैंक का वजूद आज खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएंगे और बैंक के सभी ब्रांचेस का नाम बदलकर डीबीएस इंडिया हो जाएगा। वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 60-70% के सबसे कम असर पर भी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है और डोज का असर उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा ट्रेड वॉर अब और तेज हो गया है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो अस्थायी तौर पर ऑस्ट्रेलिया वाइन की डंपिंग रोकने के लिए भारी भरकम टैक्स लगाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला वनडे मुकाबला 66 रनों से गंवा दिया है। आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 375 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवरों में 308 रन ही बना पाई। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज़्यादा 90 रन बनाए। 29 नवंबर को इसी मैदान पर दूसरा मैच खेला जाएगा। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये आवाजें दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर की हैं। पुलिस और किसान आमने सामने आए तो पानी की बौछारों से लेकर आंसू गैस के गोले तक सब छोड़े गए। इतना सब हुआ, लेकिन केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से उखड़े किसान वापस घर नहीं लौटे। दिल्ली में घुसने की जिद करते रहे, जिसे पूरे दिन के हंगामे के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने मान लिया। हुआ यह भी था कि पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम्स को अस्थायी जेल बनाने की इजाजत मांगी ताकि किसानों को वहां गिरफ्तार करके रखा जाए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने मांग ठुकरा दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा आए, बयान जारी किया और अपनी सरकार को सराहा। केंद्र में बैठी सरकार ने ये मांग करी थी कि दिल्ली में जगह जगह जेल बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि जितने किसान, हमारे किसान भाई बहन पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, उनको उस जेल में बंद करके उनके विरोध प्रदर्शन की आवाज को दबाया जाए और जेल में भर्तियां करी जाएं। आज उस जेल को ना बनाने की जो अहम पॉलिसी डिसीजन, जो फैसला अरविंद केजरीवाल सरकार ने लिया है, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब किसान दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में बैठकर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के घेरे में। सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी या फिर शंभू बॉर्डर, हर तरफ से किसानों का हुजूम दिल्ली में उमड़ा है। पूरे दिन पुलिस और किसानों में रस्साकशी चलती रही, जिसके चलते रास्ते जाम रहे।
आखिरी खबर मिलने तक किसान बुराड़ी में बैठने से भी इनकार कर रहे थे। इन किसानों में हरियाणा और पंजाब के किसान ज्यादा हैं। मैंने इंडिया टुडे के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता से बात की और पूछा कि इतने बड़े आंदोलन में इन दो प्रांतों से ही सबसे ज्यादा किसान क्यों आए हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिटिक्स को समझना होगा। ये 3 जो फार्म बिल्स पास हुए थे पार्लियामेंट के तहत, पार्लियामेंट ने जो पास किया था मॉनसून सेशन में, वो एमएसपी रिजीम को चैलेंज करता है और एमएसपी रिजीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता रहा है। एक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की अपनी ही रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10% किसान है पूरे भारत के जो एमएसपी का फायदा उठाते हैं और एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6% है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में अगर आप आएंगे तो पिछली बार पैडी की धान की जो उसका प्रोक्योरमेंट हुआ था वो 80% था और गेहूं का प्रोक्योरमेंट 70% था। इसका मतलब ये है कि वहाँ किसान जितनी उपज कर रहे हैं, सरकार उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा ले रही है एमएसपी रेजीम के तहत। उससे उनकी उपज का पैसा अच्छा मिल जाता है। लेकिन आप दूसरे राज्य में जब जाएंगे तो वहाँ के किसानों की लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है, वो इतना उपजा नहीं पाते हैं कि वो एमएसपी रेजीम के तहत बेचने आए, उस मंडी में आए, क्योंकि उनकी उपज इतनी बड़ी नहीं है कि बीज के जो खर्चे हैं वो बेयर करे। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो दूसरे राज्यों के फार्मर्स नेट कंज्यूमर हैं, वो मार्केट से खरीदते हैं, बायर्स हैं। पंजाब और हरियाणा के फार्मर नेट सेलर थे, तो एमएसपी में बेचने पर उनको फायदा है, लेकिन दूसरे जगह के किसानों को नुकसान है, क्योंकि एमएसपी में जो भी बेच रहे हैं वो उनको कंज्यूमर ग्रुप में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है। तो ये जो डिफरेंस आ जाते हैं, इस डिफरेंस की वजह से बाकी राज्यों के किसान इस रेजीम का फायदा नहीं उठाते हैं। तो इस रेजीम के पर असर पड़ने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों को सीधा सीधा फर्क पड़ता है। बढ़िया, अभी जो चल रहा है ये पंजाब से ज्यादा है, हरियाणा से कम है। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है तो वहाँ विरोध थोड़ा सा कम है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो उस विरोध को वहाँ की राज्य सरकार की भी सहमति है, समर्थन है और उसको हवा मिल रही। फिलहाल सियासत जारी है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं और राहुल गांधी का ट्वीट आ गया है कि ये तो बस शुरुआत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो बिहार से है। आज बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार जैसे गुस्से में दिखे वैसे कभी नहीं दिखते। हुआ यह था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में बोल रहे थे। कहा कि सीएम 1991 के एक हत्या के मामले में शामिल हैं। तेजस्वी ने नीतीश के ऊपर कंटेंट चोरी के मामले में उन पर लगे 25,000 रुपए के जुर्माने का भी जिक्र किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार का बचाव किया। कहा कि सीएम के ऊपर हत्या का जो मामला चल रहा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है और इसलिए इस मुद्दे को सदन में उठाना ठीक नहीं है। तेजस्वी क्या बोले थे, पहले वो सुनिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है। महोदय एक बात तो जाइए, आप नेता। इसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़े हुए, गुस्से में बोलने लगे। चारों तरफ हंगामा था, इसलिए आवाज शायद आपको साफ सुनाई ना दे। मैं बता देता हूं कि नीतीश क्या बोल रहे थे। वो बोले कि ये जो बात बोल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसीलिए मैं सुनता रहता हूं। इसके पिता को विधायक दल का नेता किसने बनाया था, क्या इसको पता है? इसको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, इसको पता है? इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो हमने इससे कहा कि जवाब दो, मगर जब जवाब नहीं दिया तो हम अलग हो गए। हम कुछ नहीं बोलते हैं। तेजस्वी पर चार्जशीट है, 2017 में क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट किया था? तो ये सब नीतीश कुमार बोले और अब सुनाता हूं नीतीश कुमार की ही आवाज, सुनिए। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने धर दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को
तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त होने के बाद से कल पहली बार वहां बड़ी राजनीतिक गतिविधि हो रही है। कल से 19 दिसंबर तक जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव होंगे। कल होगा पहला चरण और कुल चरण हैं 8। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। 22 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो कैसी है जम्मू कश्मीर में लौट रही राजनीतिक गतिविधियों की तैयारी? और सबकी नजर वोटिंग टर्नआउट पर तो जरूर होगी कि कितने लोग घरों से निकले और वोट करते हैं। यही पूछा मैंने श्रीनगर में हमारे सहयोगी अशरफ वाणी से। बिल्कुल, दरअसल अगर देखें तो सभी नजरें जो हैं या निगाहें हैं वो टर्नआउट पे ही टिकी रहेंगी, क्योंकि जिस अंदाज से सरकार ने भी प्रयास किया और जिस तरह से सभी राजनीतिक दल इन चुनावों में पहली बार कई सालों के बाद भागीदार बने हैं, तो उससे ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। जहां तक कि जो गठबंधन बनाया गया गुपकार अलायंस के बाद पीपल्स अलायंस के नाम से, जिसमें सभी जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, वो सीधे मुकाबला कर रहे हैं सत्ता में जो केंद्र में है बीजेपी के साथ। और कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है उसके बीच दिलचस्प बने हैं। लेकिन दूसरी बात जो है कि सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों के लिए बना है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 5 सेना के जवान मारे गए हैं। 2 कल एक आतंकी हमले में श्रीनगर में, 3 जो है नियंत्रण रेखा पर, जो लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है सीमा पर, और उसमें जो है 3 जवान शहीद हुए हैं। तो जाहिर है कि एक तरफ से सुरक्षा का तनाव है, दूसरी तरफ से चुनावों को निश्चित और सुरक्षित बनाने के लिए भी प्रशासन और सरकार की तरफ से प्रयास है। अगर चुनावों को की सुरक्षा की बात की जाए तो अधिक जो है 49 सुरक्षा बलों की कंपनियां जो है इन चुनावों के लिए तैनात की गई हैं जम्मू कश्मीर में, और साथ ही साथ पहले ही सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। यहाँ तक कि आज जो कुछ विपक्ष के नेता हैं उन्हें घरों के भीतर हिरासत में रखा गया। पुलिस का कहना है कि ये सब सुरक्षा कारणों से हो रहा है, ताकि चुनावों से ठीक पहले किसी तरह की गड़बड़ी इन चुनावों की सुरक्षा को लेकर ना हो। अशरफ, कितना इंपॉर्टेंट है ये डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए? फिलहाल जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा नहीं है, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है। अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को हटा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्राउंड डेवलपमेंट है उसमें आम लोगों की भागीदारी ना के बराबर थी, और यही सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं जो है पंचायत को मजबूत बनाया जाए। और डीडीसी जो चुनाव हो रहे हैं पहली बार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की जो प्रगति के कार्य है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, उसमें एक भागीदारी बनेगी। और जाहिर है जिस अंदाज से सभी पार्टियां, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इन चुनावों में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं या उतार चुके हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि जो ये है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। और न सिर्फ देश में और जम्मू कश्मीर में बल्कि कहीं ना कहीं विदेशों में भी इन चुनावों का संकेत जाएगा। अगर लोग निकलते हैं चुनावों में भागीदार बनते हैं जैसा दिख रहा है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं साफ दिखेगा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। अच्छा, 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करना चाहेंगे। एक है बीजेपी और दूसरा गुपकार अलायंस। दोनों के लिए इस चुनाव का कितना महत्व है? दोनों का महत्व ये है कि जिस अंदाज से पहली बार इतिहास में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सत्ता में भागीदारी हासिल की, जो पिछली सरकार बनी थी, राज्य सरकार, जब अनुच्छेद 370 नहीं हटा था, उसके बाद बीजेपी का प्रयास रहा कि वो अपनी पार्टी की जड़ें पूरे जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी मजबूत करे। और यही कारण है कि जब इस वक्त चुनाव हो रहे हैं लंबे फेजेस में, दिसंबर के अंत तक, यहाँ पर प्रमुख जो नेता हैं बीजेपी के वो उन्होंने तैनात किए हैं। एक तरफ शाहनवाज हुसैन यहाँ हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और कई सारे जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं और पार्टी की गहराई है। लेकिन दूसरी तरफ इस पार्टी को जो भी अभी तक चुनाव में जीत मिली थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कि मुख्य पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दल हैं, वो इन चुनाव में नहीं थे। अब इन डीडीसी चुनाव में सभी राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके आ जाने से कहीं ना कहीं
बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि साथ ही साथ जम्मू में भी, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस जो है गुपकार एलायंस की पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल है। यदि उनकी हार इन चुनाव में होती है तो कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 370 सरकार की तरफ से हटाया गया है उस पर ये एक वर्डिक्ट होगा। अगर उनको जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं ये संदेश साफ हो जाएगा कि जो बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर रणनीति है वो उनकी सफल रही है। ये थे अशरफ वाणी, जम्मू कश्मीर में दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। अगली खबर अब मुंबई से। आपको याद होगा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल वाले ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ दिया था। 2 महीने मामला कोर्ट में चला। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी की नीयत ठीक नहीं थी और कंगना के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ उन्हें धमकाने के मकसद से की गई थी। कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में जो तोड़फोड़ हुई उसका मूल्यांकन किया जाए। अब मूल्यांकन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो दोनों पक्षों को सुनेगा। यह भी है कि कंगना के बयान और पोस्ट पर भी कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए था। हमने इस मामले में बात की मुंबई की आज तक रेडियो रिपोर्टर विद्या से। पूछा कि क्या समझा जाए कि कोर्ट का यह फैसला कंगना के लिए राहत और बीएमसी के लिए फजीहत जैसा है। जी बिल्कुल, ये पूरा का पूरा आदेश अगर आप देखें तो ये कंगना के लिए राहत है और बीएमसी के लिए फजीहत जरूर है, क्योंकि अदालत ने अपने आदेश में ये साफ कहा कि जिस तरह से तोड़क कार्रवाई हुई थी वो सही नहीं थी और ये बदले की भावना से की गई थी, ये साफ दिख रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे डिमोलिशन जो तोड़क कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ अदालत ने कहा कि कंपनसेशन जिस तरह से, क्योंकि वो इलीगल है तो इसे कंपनसेशन देना जरूरी है और इस कंपनसेशन के तहत जितना भी अभी निर्णय अगले 3 महीने में इस बात का निर्णय होगा कि कितना कंपनसेशन देना है और जितना भी कंपनसेशन देना है वो उन लोगों के वेतन से कटेगा जो उस पूरी की पूरी तोड़क कार्रवाई में जिन्होंने हिस्सा लिया था। इस फैसले में कंगना और शिवसेना या फिर बीएमसी के लिए क्या सबक हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने आज ही सामना को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें मोदी सरकार के बदले की भावना के तहत काम करने के लिए निशाना साधा है और कोर्ट ने भी कंगना के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया है। अदालत ने ये तो साफ कह दिया कि ये पूरे मामले में पूरी तरीके से बदले की भावना थी और इस पूरे मामले में संजय राउत शिवसेना के जो नेता हैं उनका हाथ था। और यहाँ तक कि अदालत ने कहा कि वो एक पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया था वो सही नहीं था और यही वजह है कि संजय राउत पर भी इस पूरे मामले में निशाना बनाया गया। लेकिन फिलहाल एक बात जरूर है कि अदालत ने अपने इस पूरे आदेश में साफ साफ कहा कि भले ही कोई भी इंडिविजुअल या जैसे वो कंगना रनौत ही क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो अगर कुछ बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार उनके ऊपर सीधा इस तरह से हमला कर दे। और अब चर्चा मैच की। 3 वनडे मैच की सीरीज है। भारत पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गया है। सिडनी में मुकाबला सुबह से अब तक चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 374 रन बनाए, लेकिन भारत 308 रनों पर ही ढेर हो गया। थोड़ा सा संघर्ष भारत ने जरूर किया था। मेरे मन में उमंगें जागी थी, लेकिन आखिर तक आते आते सारी उमंगें ध्वस्त हो गई। टीम इंडिया 66 रनों से हार गई। चूक कहां हुई, ये चर्चा कर रहे हैं हमारे साथी ऋतुराज, खेल पत्रकार विश्व मोहन और मोहम्मद इकबाल से। कोविड के दौर में भारत ने पहला इंटरनेशनल मैच खेल लिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम थी सामने, भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, भारतीय टीम हार गई। कई वजहें हैं, सब पे बात नहीं हो सकती है, लेकिन जिन पर बात हो सकती है वो जरूर करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए हैं मोहम्मद इकबाल और विश्व मोहन। इकबाल से शुरुआत करना चाहेंगे, कहाँ कमी रह गई इकबाल? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमारे गेंदबाजों ने थोड़ा सा हमें लेट डाउन किया, क्योंकि जब 450 का स्कोर आप स्कोर बोर्ड पे टंगवा देते हैं किसी विपक्षी टीम से, तो फिर वहां जो है मुकाबला ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गेंदबाजों ने आज अप फ्रंट जो विकेट लेने की बात होती है शुरुआत में, वो सफलता हासिल नहीं की। और एक जब पार्टनरशिप जम गई पहले विकेट के लिए, तो इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा लाइसेंस था और बहुत क्रेडिट आपको देना होगा जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे मैं कोई क्रेडिट खींच नहीं रहा, लेकिन हमारी गेंदबाजी इससे और बेहतर कहीं हो सकती थी। विश्व मोहन जी, आपके पास लौटते हैं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बल्लेबाजी की शुरुआत की और टॉप के बैट्समैन ने खेला, वार्नर, फिंच और स्मिथ ने, क्या भारतीय टीम के हार की जो स्क्रिप्ट है उन लोगों ने लिख दी वहीं पर? बिल्कुल ऋतुराज जी, ये कहना चाहूंगा कि भारतीय गेंदबाजी हर कोई मानेंगे खराब रही, फील्डिंग खराब रही, कप्तान विराट कोहली की रणनीति
काम नहीं आई, और ये सारी चीजें एक साथ मिलकर के भारत की हार में ऐसे सहायक बने कि भारतीय टीम 375 के दबाव में ऐसे आई कि संभल नहीं पाई। शुरुआत आक्रामक की, लेकिन ये तो पता था कि कब तक करेंगे ये अपने आप को वहां खड़ा रख पाएंगे। और शिखर धवन और हार्दिक पांड्या, ये दोनों एक वक्त ऐसा लगा कि वो निकाल लेंगे, लेकिन वही हुआ, पांड्या का जाना और भारतीय टीम का वहीं हार तय हो जाना सुनिश्चित हो चुका था। इकबाल, विराट कोहली कर क्या रहे थे ग्राउंड पे? वो छठा गेंदबाज क्यों नहीं ढूंढ पाए? उनके पास था ही नहीं, या इतनी खराब प्लानिंग कैसे हो सकती है? देखिए, ये जो टीम चुनी गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि देखिए, एक ऑलराउंडर तो आपको चाहिए। जो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन होता है, छठा जो गेंदबाज होता है, चाहे वो बैटिंग करने वाला बॉलर हो, लेकिन वो आपको चाहिए। आज अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे बतौर गेंदबाज, तो इसका तो एक खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ा। लेकिन एक स्टेप आगे चल करके अगर हम बात करें, जो विश्व मोहन जी ने बात की वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो बल्लेबाजी है, अगर ऋतु बेशक 450 का टारगेट था, लेकिन अगर जिस तरीके की शुरुआत 53 रन की पहले विकेट के लिए हो गई, इसके बाद से हम जो है लगातार विकेटें गंवाते चले गए। 78 पे, 80 पे, 101 पे, ये जो 4 विकेटें एकदम लगातार अंतराल में गिरी, ये कहीं ना कहीं एक और कारण जो है मैं मानता हूं कि रहा भारतीय हार के लिए। क्योंकि अगर जिस तरह से हार्दिक पांड्या और शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे थे, सोचिए कि अगर शुरुआत में थोड़ी पार्टनरशिप बन गई होती, चाहे मयंक और धवन के बीच में ही थोड़ी और लंबी चलती, कोहली थोड़ा और रन बना देते, श्रेयस अय्यर उस अंदाज में आउट ना होते, तो मुझे लगता है कि कहानी कुछ और हो सकती थी। और विश्व मोहन जी, आप ये देखिए कि जब ऑस्ट्रेलियाई टीम में मैक्सवेल पिट रहे थे, जब उनका एवरेज 8 से ऊपर निकल गया, कप्तान ने उन्हें बॉलिंग से हटा दिया, उनकी जगह किसी और को बॉल थमा दिया। हमारे कप्तान के पास ये ऑप्शन क्यों नहीं अवेलेबल था? शायद वो अनमने ढंग से मैदान पर उतरे थे और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब देखिए कि उनके एडम जंपा सफल हो रहे हैं और हमारे चहल 89 रन पिटवा रहे हैं 10 ओवर में, और इतने महंगे साबित हो रहे हैं। तो यहाँ तो देखने वाली बात है कि क्या हो गया ऐसा कि वहां सपाट पिच, मानता हूं सपाट पिच, और वहां पर बल्लेबाजों के लिए फायदा था, लेकिन आप फील्डिंग में क्या कर रहे थे, कैचे क्यों टपका रहे थे, कई चीजें सामने आती हैं। और आपने चहल का जिक्र कर दिया, तो एक आंकड़ा बता दो कि चहल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है आज के मैच में। वो सबसे ज्यादा ओडीआई में एक मैच में रन लुटाने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। 10 ओवर में 89 रन उन्होंने दिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था, विश्व मोहन। 10 ओवर में उन्होंने 88 रन दिए थे 2019 के वर्ल्ड कप में। इकबाल, क्या कहेंगे इस बॉलिंग अटैक पे जो हमारे पास है अभी फिलहाल? में देखिए, क्या है कि बुरा दिन किसी का भी हो सकता है। युजवेंद्र चहल अगर एक मैच में गेंदबाजी अच्छी नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अच्छे गेंदबाज नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि ऑप्शंस की कहीं कमी जो है नजर आई। बैटिंग ट्रैक थी, ये बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे बेहतर नतीजे हो सकते थे। हमारे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खासतौर पर इतने जबरदस्त फॉर्म में आईपीएल में दिखे थे, तो उनसे आप उम्मीद करते हैं कि शुरुआत में अगर आपको वो विकेट लेके दें तो बाकी के आने वाले गेंदबाजों के लिए रास्ता जो है आसान हो जाए। युजवेंद्र चहल से अगर पूरी डिपेंडेंसी अगर आपकी युजवेंद्र चहल के ऊपर आ जाती है तो फिर इसका मतलब आप बहुत बुरी स्थिति में हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गई है, लेकिन अभी 2 मैच बाकी है। दोनों से एक एक लाइन में समझना चाहेंगे। सबसे पहले इकबाल, कि कहां सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं अगले मैच में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बॉलर्स को थोड़ा सा अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि भाई आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। शमी ने आज अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी शुरुआत में विकेट वो नहीं दिला पाए, बाद में उनको विकेटें मिली। तो शुरुआत में विकेट भारत को लेकर के दबाव डालना होगा ओपोजिशन के ऊपर, और साथ ही जो टॉप ऑर्डर है तो इनको थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना होगा, चाहे टोटल आपके सामने कितना भी बड़ा हो। तो मुझे लगता है बॉलिंग और बैटिंग दोनों क्षेत्र में भारत को बहुत कुछ असेस करने की आवश्यकता है। और विश्व मोहन जी, आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि टीम में हमें नहीं लगता कि कोई ज्यादा अब सोचने की जरूरत है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मैच हमने गंवाया, एक दिन हमारे पास है, एक दिन बाद वहां मैच है, उसी मैदान पर सिडनी में। खिलाड़ी, कप्तान, उप कप्तान, कोच सारे मिल बैठ करके एक बार विचार कर लें कि हमें अगले मैच की रणनीति क्या बनानी है। थोड़ा सा चिंतन और मंथन की आवश्यकता, और हम वापसी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। धन्यवाद। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज
आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो बस इजाजत दीजिए सचिन द्विवेदी को, जो साउंड मिक्सिंग संभाल रहे थे, और मुझे, जिसे आप सुन रहे थे। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो। पॉडकास्ट्स का सिलसिला चलता रहेगा। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।